माइक्रोबियल न्यूट्रिशन टॉपिक के अंतर्गत हमने अभी तक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम और आयरन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ये माइक्रोब के लिए आवश्यक हैं। आज हम कुछ ग्रोथ फैक्टर के बारे में, विशेषकर विटामिन्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रायः ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं जब मिनरल्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, वो उन्हें सप्लाई कर दी जाए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनके अंदर इन सभी चीजों को उपयोग में लेने के लिए आवश्यक एंजाइम और पाथवे होते हैं, जिनके माध्यम से ये विभिन्न सेल कंपोनेंट को, जो कि उसकी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, उन्हें सिंथेसाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में सभी जो भी आवश्यक एंजाइम्स हैं वो मौजूद हों। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक या अधिक आवश्यक एंजाइम अनुपस्थित हो सकता है, जिसके कारण से उन्हें उन पर बाहरी तौर पर भी, कुछ खास कंपोनेंट्स के लिए बाहरी तौर पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। तो इस कारण से, जैसा हमने कहा, क्योंकि डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है, तो क्योंकि इनमें एंजाइम मौजूद नहीं है, तो ये सभी प्रकार के जो इंडिस्पेंसिबल कंस्टिट्यूएंट हैं उन्हें निर्मित नहीं कर पाते। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये उन्हें या उनके जो प्रिकर्सर हैं उन्हें एनवायरनमेंट से प्राप्त करें। तो ये सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट हैं, खास तौर पे जो ऑर्गेनिक हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर एसेंशियल सेल कंपोनेंट or precursor of such component and cannot be synthesized by organism are called growth factor। तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ खास प्रकार के सेल कंस्टिट्यूएंट का अगर निर्माण नहीं हो पाता है, उन्हें बाहरी तौर पे लेना इंडिस्पेंसिबल होता है, अत्यावश्यक होता है, एसेंशियल होता है। तो ऐसी स्थिति पर ये जो चीजें हैं इन्हें हम ग्रोथ फैक्टर कहेंगे। तो 3 क्लासेस ग्रोथ फैक्टर की हम देखते हैं, जिनमें पहला है अमीनो एसिड्स, जिनको प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन और उनके प्रिकर्सर्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। और इसके अलावा जो तीसरा और महत्वपूर्ण ग्रोथ फैक्टर है वो है विटामिन्स, जो कि एंजाइम कोफैक्टर का अधिकतर या कुछ हिस्सा बनाते हैं। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। लाइक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई सारे विटामिन्स की मौजूदगी में ही ग्रो कर पाते हैं। जैसे इंटेरोकोकस फिकैलिस को अगर हम ग्रो करें तो उसे 8 डिफरेंट प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता बाहरी तौर पर होगी। इसी प्रकार से, ये तो बात ही विटामिन की, इसी प्रकार से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को हीम फैक्टर की, हीम की आवश्यकता होती है, जो कि उसे हीमोग्लोबिन से या साइटोक्रोम से प्राप्त हो सकता है। तो ये हीम की मौजूदगी में ही ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है ये ग्रो कर सकता है। कुछ माइकोप्लाज्मा को कोलेस्ट्रॉल की ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है।
तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही एक चीज और आपको मैं याद दिला दूं कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी मात्रा में विटामिन का सिंथेसिस भी करते हैं और इनका उपयोग हम इंडस्ट्रियल जो सिंथेसिस है विटामिन का उसके लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि राइबोफ्लेविन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम के जरिए, कैंडिडा के जरिए, एस्बिया, एरिमोथेसियम आदि के जरिए इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज क्वांटिटी में ये विटामिन को सिंथेसिस करते हैं, राइबोफ्लेविन को, जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसी तरह को एंजाइम ए के लिए जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखते हैं वो है ब्रेवी बैक्टीरियम। विटामिन B12 को बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिस, प्रोपिनी बैक्टीरियम, सूडोमोनास के जरिए सिंथेसिस किया जाता है। विटामिन सी का जो सिंथेसिस है वो ग्लूकोनोबैक्टर, एर्विनिया और कोरिनी बैक्टीरियम के माध्यम से काफी ज्यादा किया जाता है और इसका इंडस्ट्रियल उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में इन बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कैरोटीन का सिंथेसिस ड्यूनेलेलिया से होता है और इसका इंडस्ट्रियल उत्पादन इसी से किया जाता है। विटामिन डी हमें सैकरोमाइसिस जो कि एक फंजाई है उससे होती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कई तरह के विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें कुछ का हम उदाहरण देखेंगे। जैसे ल्यूकोनोस्टॉक मीसेंटेरोइडिस जो बैक्टीरिया है, ये बायोटिन की प्रेजेंस में जब हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं कल्चर में बायोटिन की, तभी ये बैक्टीरियम ग्रो कर पाता है, अदरवाइज ये बैक्टीरियम उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। ये इस बैक्टीरिया के लिए एक प्रमुख ग्रोथ फैक्टर है। साइनोकोबालेमाइन या विटामिन B12 लैक्टोबैसिलस स्पीसीज में सिंथेसिस उसका नहीं होता है, इसलिए लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के अंदर साइनोकोबालेमाइन की बाहर से आपूर्ति देनी पड़ती है। ये उसके लिए ग्रोथ फैक्टर है। इंटेरोकोकस फिकैलिस को बाह्य स्रोत से फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस बैक्टीरियम में फॉलिक एसिड बनाने के लिए कोई पाथवे मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से फॉलिक एसिड के लिए बाह्य स्रोत से आपूर्ति पे निर्भर होता है। लैक्टोबैसिलस कैसी, इस बैक्टीरिया में लिपोइक एसिड जो एक विटामिन है, लिपोइक एसिड की जो कोफैक्टर है विटामिन के लिए, उसकी आवश्यकता होती है और इसकी अनुपस्थिति में ये बैक्टीरियम ग्रो नहीं कर पाता है। पेंटोथेनिक एसिड की आवश्यकता प्रोटियस मॉर्गेनी को होती है। प्रोटियस मॉर्गेनी के अंदर पेंटोथेनिक एसिड निर्मित करने के लिए पाथवे मौजूद नहीं है। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज में जिसमें साइनोकोबालेमाइन का सिंथेसिस नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें पेरिडॉक्सिन का भी सिंथेसिस यानी कि विटामिन B6 का भी सिंथेसिस नहीं होता और लैक्टोबैसिलस में ग्रोथ के लिए विटामिन B6 के बाह्य स्रोत पे से निर्भर रहना होता है। बाह्य स्रोत से ही विटामिन B6 की जब आपूर्ति की जाती है तब इसकी ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। निकोटिनिक एसिड या नियासिन की जो बाह्य आपूर्ति है वो ब्रुसेला एबोर्टस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में आवश्यक होता है। मैंने जैसे आपको बताया
कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को हीम की भी आवश्यकता होती है, जिसकी परिपूर्ति हीमोग्लोबिन या साइटोक्रोम से होती है, और इसे विटामिन की भी एक्सटर्नल सोर्स से आवश्यकता होती है, खासतौर पे नियासिन की, जो इसके लिए एक प्रमुख ग्रोथ फैक्टर है। राइबोफ्लेविन, काउलोबैक्टर विब्रियोइडिस, इसको राइबोफ्लेविन की बाह्य स्रोत से आवश्यकता होती है क्योंकि इसे ये सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो बेसिलस एंथ्राकिस, जो जैसा कि आप जानते हैं एंथ्रेक्स करने वाला एक बेसिलस है, यानी कि रोडसेप बैक्टीरियम है। इसे बाह्य स्रोत से थायमिन की आवश्यकता होगी, यानी कि विटामिन बी वन अगर हम कल्चर में ऐड करेंगे तो हम इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर कल्चर में मीडियम के अंदर थायमिन मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये बैक्टीरियम वहां ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रोथ फैक्टर है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो ग्रोथ फैक्टर वो मिनरल, वो एनर्जी सोर्सेस या वो विटामिन या अन्य फैक्टर हो सकते हैं जिनको यदि हम कल्चर के माध्यम में, कल्चर मीडियम में इस्तेमाल करें तो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ देख सकते हैं। और अगर वो कल्चर में मौजूद नहीं है या उचित मात्रा में मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन ग्रोथ फैक्टर की अनुपस्थिति में या अल्प मात्रा में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ आपको एक बात और मैं बता दूं कि ग्रोथ फैक्टर के लिए बैक्टीरिया काफी स्पेसिफिक होते हैं। एक ही स्पीसीज के अलग अलग जो जीनस हैं वो हो सकता है अलग अलग उन्हें ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है कि उस बैक्टीरियम में वो पर्टिकुलर वो एक आवश्यक पाथवे मौजूद है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मीडियम में परिवर्तन करते हैं, किसी एक कंस्टिट्यूएंट को आप कम या ज्यादा करते हैं या उसकी मात्रा में परिवर्तन करते हैं, तो आप किसी बैक्टीरियम की स्पीसीज को जो किसी एक जीनस से भी ताल्लुक रखती हैं तो भी अलग अलग स्पीसीज को आप उसके अंदर अलग अलग मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल आप जो ऐसे है उसके माध्यम से प्राप्त ये कर सकते हैं। अलग अलग मात्रा देने पर, ग्रोथ फैक्टर की अलग अलग मात्रा होने पर देखा गया है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी अलग अलग होती है। तो क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, इसलिए आप ग्रोथ फैक्टर की मात्रा का निर्धारण करके ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया की कितनी ग्रोथ उसके अंदर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इस पॉइंट को, जो कि ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है, इस पॉइंट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम कल्चर मीडिया क्या होता है, मीडिया प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके बारे में आगे हम नेक्स्ट टर्न पर डिटेल में देखेंगे। आज हम यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।